हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है मेरे पास जिसका नाम है ऑक्साइड्स। आप सोचोगे अरे यार सर मैं तो कभी ऑक्साइड नाम का कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं। तो एक्चुअली मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए कि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसपी और मेनली एसपी है और जो डी ब्लॉक के भी होंगे या पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्साइड पे कितने तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं, इस पे मैंने काफी अच्छे से आपके लिए काम किया है। आप जरा देखें इसको और अपने नीट और जेई के एग्जाम में इसका फायदा उठाएं। बेटा ऑक्साइड जो मेनली क्लासिफाई किया गया है तो ये ऑक्साइड मेनली 4 तरीके का होता है। सबसे पहला जो ऑक्साइड है उसको बोला जाता है बेसिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है उसको बेटा? बेसिक ऑक्साइड। एंड द सेकेंड वन इज, जो दूसरा है उसको अपन बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। और सरकार जो तीसरा है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। और जो हमारा चौथा है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्या आधार है, कैसे हम किसी ऑक्साइड को देख के जाने कि वो एसिडिक है या वो बेसिक है या वो एम्फोटेरिक है या वो न्यूट्रल है। तो इसमें सबसे पहली बात कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको बताते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे यानी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। जो भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? बेसिक नेचर रखते हैं। और आप इसको लिविस थियरी अगर उससे पढ़ रखे हैं आप तो जान लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वही बेसिक होता है। तो बट ऑब्वियस है कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे उन्हीं की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की होगी और इसीलिए उनको क्या बोला जा सकता है? बेसिक ऑक्साइड बोला जा सकता है। बेटा इसमें दूसरी बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है कि ये आप जानते हैं ना कि जो बेसिक ऑक्साइड होंगे वो दे रिएक्ट विथ एसिड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दे देगा कि मान लो कोई एक ऑक्साइड दे देता है और 4 ऑप्शन दे देगा, बताएगा बताओ कि ये ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो वहां तुम्हें ध्यान देना है अगर वो ऑक्साइड बेसिक हुआ तो एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा और इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। अगर वो ऑक्साइड एसिडिक हुआ तो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और बेटा तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल के जो भी ऑक्साइड है जैसे आयरन का ऑक्साइड FeO, Fe2O3, ZnO, MgO या आपके CaO, ये सारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि यहां हम एक बात जान पाए हैं, अगर हमें यह पहचानना है कि कोई ऑक्साइड बेसिक है तो हमारे पास एक ही लॉजिक है कि हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या वो मेटल ऑक्साइड है क्या। अगर वो मेटल ऑक्साइड होगा तो 110% वो क्या हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसी सिनेरियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। तो एसिडिक ऑक्साइड जान लीजिए कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स यानी कि वो सारे ऑक्साइड जो किससे मिलकर बने हों? नॉन मेटल से। नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये नेचर में कैसे होंगे बेटा? एसिडिक होंगे। इसके साथ ही जब दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे तो जैसे बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता था, सिमिलरली एसिडिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा? बेस से रिएक्ट करेगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये न्यूमेरिकल कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया कि भैया एक आपको कोई एग्जांपल दे देगा और पूछेगा बताओ ये चारों ऑप्शन में से किससे रिएक्ट करेगा। तो वहां आपको ध्यान देना है अगर एसिडिक हुआ तो बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा और अगर बेसिक हुआ तो एसिडिक के साथ रिएक्ट करेगा। यहां एग्जांपल की बात करें तो पूरे दिन में एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मैं चंद एग्जांपल में बात खत्म करता हूं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स में बनाते ही जाइए जितने नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O6 and so many. Means the logic is that basically they should be formed by the non-metals. Non-metal के जो ऑक्साइड होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? एसिडिक बोल देंगे। और इसी सिलसिले में जब हम आगे चलेंगे तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है न्यूट्रल ऑक्साइड।
तो न्यूट्रल ऑक्साइड बेटा सिर्फ 4 टाइप के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप, और वो कौन है आप देख लीजिए। उन 4 को लिखते ही मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ये जो N2O है ये नॉन मेटल ऑक्साइड तो है, लेकिन N2O न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है और ये भी मिटाना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड NO और H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये 4 ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अगर ये 4 ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा, तो आगे जब हम चलेंगे तो ये थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, अब कोई कहे कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है, ये किससे रिएक्ट करेंगे, तो भैया क्योंकि ये न्यूट्रल है तो नाइदर बेस नॉट एसिड, ये किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। अब अगला आ जाएगा हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पे न्यूमेरिकल पूछेगा। इस पे और इस पे जो न्यूमेरिकल पूछ सकता है सिर्फ ऑन द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो ऑक्साइड से क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने के कहां से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जान लीजिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। मींस दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। यानी कि बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होगा आपका वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ साथ वो किससे रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। बच्चा पूछ ले भैया प्रोडक्ट क्या होगा, तो बेटा जब ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर यही आपका प्रोडक्ट होगा। अब जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में सबसे बेहतरीन सी बात है, वो सबसे बेहतरीन सी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है सर कि जिससे देख करके ये मैं जान लूं कि दिया गया ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। क्योंकि आपने तो मुझे सिखाया कि मैं देख करके जान सकता हूं कि अगर मेटल का ऑक्साइड होगा तो उसका नेचर बेसिक होगा। सर मैं देख करके जान सकता हूं कि अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो उसका नेचर एसिडिक होगा। सर मैं याद करके जान सकता हूं कि 4 तरीके के न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, एक है N2O, एक है NO, एक है H2O और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सर आप मुझे कुछ ऐसा सिखा सकते हैं कि मैं देख करके जान जाऊं कि ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? तो मेरे पास जवाब है हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, ऐसी बातें तुम तक पहुंचा सकता हूं कि तुम देख करके जान जाओगे कि दिया गया ऑक्साइड एम्फोटेरिक है या नहीं है। आज तक आपने बहुत सारे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज देखिए मैं टू द पॉइंट बात आपको बताता हूं जिसमें एक नजर में आप जान जाओगे कि दिया गया ऑक्साइड एम्फोटेरिक है कि नहीं। मैं बना देता हूं, देख लीजिए जनाब, ये मैं आपको इसका जिंगल भी दे देता हूं। जनाब मंजीर, जिंक, जनाब स्टैंड्स फॉर जिंक एंड मंजीर स्टैंड्स फॉर मैग्नीज। जनाब मंजीर अली स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। जनाब मंजीर अली ने, अब ने नहीं दिखेगा, प्रैक्टिस मांगेगा। जनाब मंजीर अली ने ऐसा, ऐसा मींस आर्सेनिक, ऐसा बेकार, बेकार स्टैंड्स फॉर बेरिलियम, कर क्रोमियम, ऐसा बेकार कर। गाना स्टैंड्स फॉर गैलियम, गाना, अब गाया, गाया भी नहीं दिखेगा, जिंगल का हिस्सा है ये। गाना गाया कि सब पंजाबी सनक गए, सब पंजाबी, पीबी पंजाबी लेड सनक गए, सनक गए यानी पागल हो गए। बेटा यहां से आप जान लीजिए कि जो भी बोर्ड पे लिखा है इन्हीं के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, और आप खाली आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है कि इनमें से किसी का ऑक्साइड तो नहीं है। अगर इनमें से किसी का ऑक्साइड होगा तभी वो एम्फोटेरिक होगा, ये बात जानते रहना। यानी कि यहां से पता लग जाता है कि हम देख करके जान सकते हैं कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है। जैसे मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड, जिंक भी मेटल है, लेकिन इसके ऑक्साइड को हम बेसिक में नहीं कैटेगराइज करेंगे जैसा कि मैंने वहां लिख दिया था, लेकिन वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए।
जिससे कि आप जानो कि मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकता है। वो कौन है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से रटा देता हूं। वो है जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार का गाना गाया कि सब पंजाबी सनक गए। These are the elements which are mainly responsible for the making amphoteric oxides. अब हम आगे चलेंगे और आपको एक बात और बता देते हैं कि आपने सुना होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के बारे में। तीन बातें यहां मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये भी एम्फोटेरिक होता है और ये जब एसिडिक या बेसिक मिक्सचर में पहुंचता है तो VO2 प्लस और VO3 माइनस में टूटता है। दूसरी बात क्रोमियम और तीसरी बात मैग्नीज। इनके बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो कुछ बातें क्या हैं मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूं। पहली बात यह है कि ये तीन टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो CrO3, एक है Cr2O3 और एक है CrO। सिमिलरली ये भी तीन टाइप का ऑक्साइड बनाता है MnO, Mn2O3 और MnO3। अगर मैं इन पे देखूं तो इनको मैं पार्टीशन कर देता हूं और सारों में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगा देता है। ये देखो +2 है, ये देखो +3 है और ये देखो +6 है। यहां भी देखो ये +2 है और ये +3 है और ये +6 है। हम जानते हैं कि क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और मैग्नीज के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये सब देखना आप नहीं जानते हैं तो आपका मुझसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे ना पढ़ें उसी में ज्यादा बेहतरी होगी अगर आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को देखना नहीं जानते हैं तो। हालांकि मैंने एक लेक्चर भी डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। अब यहां जरा देखो कि जब ये +2 में था तो इस वक्त इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है क्योंकि अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। जब ये 3 यानी मिडिल स्टेट में पहुंच गया तो इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच की स्थिति है। और जब 6 सारे के सारे निकल गए तो जब सारे के सारे आउटर मोस्ट से निकल गए तो फिर इसके पास देने के चांसेस काफी कम है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इसका मतलब कि यहां मोर प्रोबेबिलिटी तो दोनों की है, लेने की भी है देने की भी है, बट मोर प्रोबेबिलिटी किसकी है? देने की, क्योंकि अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। यहां लेने और देने दोनों की है इसलिए ये क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा। यहां सिर्फ लेने की है इसलिए ये कैसा हो जाएगा बेटा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहां अप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एसिडिक। हालांकि अभी इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 6 ही निकले हैं, लेकिन किसी के पास कोई चीज 7 थी और तुमने 6 ले लिया तो अब वो देने से ज्यादा लेना प्रेफर करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लेना प्रेफर करेगा तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? एसिडिक हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे जिंगल से निकल के नहीं आ रही थी वो मैंने आपको बताया। पहला कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकता है, एम्फोटेरिक होता है, हो नहीं सकता है, और वो जो है किसमें टूटता है? VO2 प्लस में और VO3 माइनस में टूटता है। दूसरी बात मैंने आप तक क्या पहुंचाई कि क्रोमियम 3 तरह के ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है और वो 3 तरीके के जो भी ऑक्साइड हैं वो बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक तीनों होते हैं। और इसी तरह से हमने मैग्नीज के भी बारे में डिस्कशन किया। अब मैं थोड़ा आपको जनरलाइज टर्म में लेके जाता हूं और पूरे केमिस्ट्री में कितने तरीके के ऑक्साइड्स आपके सामने आएंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उन सब की मैं बैंड बजा देता हूं। जरा आप देखते रहिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स की। तो बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स क्या हैं जरा देखिए। हम जानते हैं कि ग्रुप 1 में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम मिलता है। Francium is a radioactive material, and according to the syllabus of NEET and JEE, we should not study about the radioactive material in chemistry. अब आगे हम जब चलेंगे तो ग्रुप 2 की बात करें तो यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहां मैं क्रॉस लगा देता हूं क्योंकि हमें रेडियोएक्टिव मटेरियल के बारे में कोई जानकारी कलेक्ट
नहीं करनी है। आगे जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो जरा देखिए कि क्या स्थिति जनरेट होती है, क्या बनता है। इन चीजों को हम वन बाय वन करके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं। बेटा सबसे पहले मैं इसी की शुरुआत करता हूं ग्रुप 1 की। तो सबसे पहले आप जान लो कि 3 तरह के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। देखो, एक तो नॉर्मल O पे -2 होगा, उसको बोलते हैं अपन ऑक्साइड आयन। एक होगा O पे -2 स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। अगर हम निगेटिव चार्ज डेंसिटी की बात करें तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो ज्यादा निगेटिव चार्ज डेंसिटी इसके पास हो गई। तीसरा होता है सुपर ऑक्साइड, काफी कुछ जानने योग्य है। यहाँ जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कोई साधारण बॉन्ड नहीं है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजनों पे रोटेट करता रहता है। अब ये होता है स्ट्रक्चर सुपर ऑक्साइड का। काउंट कर लो, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये नेगेटिव चार्ज, ये कभी स्टेबल नहीं रहता, एक बार इस ऑक्सीजन पे एक बार इस ऑक्सीजन पे आएगा। तो 3 तरह के आयंस ऑक्सीजन के बनते हैं, एक है ऑक्साइड और एक है सुपर ऑक्साइड और दूसरा है परऑक्साइड। इनमें अब जरा देखें कि कैसे बात बनेगी, ये मैं आपको दिखाता हूं, काफी जानने योग्य है। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ये सब +1 स्टेट में पाए जाते हैं, यानी Li+1। यहां मैं आपको रुकिए थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। देखो पहले बना देता हूं फिर बताता हूं कि क्यों ऐसा बनाते हैं। देखो लिथियम जो है ये Li2O और Li2O2 बनाता है, सोडियम Na2O और Na2O2 बनाता है, ये बाकी के सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, यानी KO2 RbO2 CsO2। बच्चा मुझसे ये सवाल पूछने का अधिकार रखता है, ये क्वेश्चन करने का राइट रखता है कि ऐसा ही क्यों। तो सबसे पहले जान लो कि यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर, यहाँ पे ये माइनर है और ये मेजर, और यहाँ पे तो सारे के सारे मेजर ही है। मैं अब आपको जवाब दूंगा कि यही क्यों, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं। तो बेटा देखिए जरा, लिथियम होता है +1 में, सोडियम भी होता है +1 में, और पोटेशियम भी होता है +1 में, रुबिडियम भी होता है +1 में, सीजियम भी होता है +1 में। हमारे पास 3 तरह के आयंस हैं, एक है ऑक्साइड आयन, दूसरा है परऑक्साइड आयन और तीसरा है सुपर ऑक्साइड आयन। यहाँ एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। यानी अगर मैं बोलूं तो इसकी निगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी। तो जिसकी निगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो जान लो कि कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कोई भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहेगा। अब इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये उस कैटायन से बंधेगा जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी क्या हो, ज्यादा हो। इसलिए लिथियम ज्यादा तगड़े से इससे बंधेगा और मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बना देगा, Li2O। साथ में जब हम इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जरा सी कम हो गई है, तो कुछ हिस्सा यानी कि ये इसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तुम कह दो सर इसको, तो इसको न्यूट्रलाइज कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां लगभग सेम होती है, यानी कि मेजर खूब अच्छे से तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा। इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जरा सा कम है तो जरा से कम तक पे चल जाएगा, यानी कि ये Li2O2 भी बनाता है, बट ये क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है। लेकिन जब हम जरा सा नीचे आएंगे तो अब साइज थोड़ी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ा कम हो गया। तो जरा देखो थोड़ा कम हो गया तो ये उससे बनेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ा कम हो। इसलिए सोडियम का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो परऑक्साइड हो जाता है और जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो ऑक्साइड हो जाता है। माइनर प्रोडक्ट ऑक्साइड क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसके साथ ये बधेगा तो कम बधेगा। यानी कि होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। Na2O। बेटा जान लो कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के बनने के पीछे जो साइंस वर्क करता है वो कहता है कि आयनिक कंपाउंड ऑलवेज वांट्स टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई चीज जितना अच्छे से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा उतना बढ़िया बनेगा। अब तुम यहां चेक करो कि कौन सा आयन किसके साथ अच्छे से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अब जरा देख लीजिए, इन तीनों पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लगभग सेम होती है। आप मुझसे पूछ सकते हो क्यों, उसका भी जवाब है मेरे पास। मान लीजिए कि यहाँ इंक्रीज है साइज में x,
और यहाँ इंक्रीज है y, यहाँ इंक्रीज है z, यहाँ इंक्रीज है a। तो जान लेना कि x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन j, z इज ग्रेटर देन a। यानी कि शुरू में जो इंक्रीज है वो ज्यादा होती है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं इंक्रीज घट जाती है। यानी कि इनमें साइज डिफरेंस तो है लेकिन साइज डिफरेंस काफी कम है। अगर साइज डिफरेंस काफी कम है तो चार्ज डेंसिटी लगभग सेम है। अब जरा बताओ कि इन तीनों में चार्ज डेंसिटी लगभग सेम है और इन दोनों से कम है, तो ये किससे बंधेंगे? उस आयन से बंधेंगे जिसपे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भी क्या हो, सबसे कम हो। तो इन तीनों में सबसे कम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इसी के पास है, इसलिए पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये तीनों के तीनों मिलकर के सुपर ऑक्साइड बना देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा रिलेटिव टू ग्रुप 1। अब आगे अगर हम चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जब भी कहीं किताबों में पढ़ेंगे, कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो लोगों ने ये बनता है ये तो बता दिया होगा, लेकिन यही क्यों बनता है ये बताने में लोग कतराते हैं मैक्सिमम। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। खाली एक लाइन पकड़ के रखना कि एवरी आयनिक कंपाउंड वांट्स टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आ जाएंगे। अब यहां हम आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इनके साथ कैसा होता है। किनके साथ? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ। ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, जिनको हम एक्सेप्ट ऑफ बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, तो बेटा ये जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये एक सामान्य सा ऑक्साइड बनाते हैं और वो है कैसा? BeO, MgO, CaO और SrO, BaO। अब तुम्हें पहचानना है कि इनमें कोई एम्फोटेरिक है क्या? एम्फोटेरिक पहचानने के लिए मैंने तुम्हें क्या ट्रिक दिया था? मैंने बोला था कि जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया कि सब पंजाबी सनक गए। अब बताओ बेरिलियम है कि नहीं? यानी कि जो बेरिलियम का ऑक्साइड होगा इट शुड बी एम्फोटेरिक। बेटा बहुत यूजफुल बातों में से एक है, ये ध्यान रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बेरिलियम का ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। अब जरा देखना, यहां लेफ्ट टू राइट जाऊंगा जब मैं, यहां पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ये जानते रहना, यहां बोर्ड पे जब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो साइज ऑफ मेटल बढ़ जाएगा और साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कमजोर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा बेटा? बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। मींस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इन केस ऑफ पीरियोडिक टेबल व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां बोर्ड पे लेफ्ट टू राइट, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। यहां से हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड के बारे में जो भी जानकारियां थी वो निकाल के आपको दिया। अब हमारे पास पी ब्लॉक के ऑक्साइड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको भी मैं काफी स्पीड से चल के आपको समझा देता हूं। आप खाली ध्यान रखना कि किसे आप कहोगे एम्फोटेरिक। फिर से लिख देता हूं, ये ऊपर लिखा रहेगा तो आसान रहेगा आपके लिए। जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया कि सब पंजाबी सनक गए। ध्यान रखना यही वो एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, नहीं पूरी दुनिया में, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं बेटा। अब जरा आगे चलते हैं और पी ब्लॉक में बात करते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 होता है बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम। ये जो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये जो ऑक्साइड बनाते हैं वो B2O3 यानी कि M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। ये बना देगा Al2O3, ये बना देगा Ga2O3, ये बना देगा In2O3, ये बना देगा Tl2O3 बना देगा। सरकार अब ध्यान से देखें, अगर हमारे पास ये ऑक्साइड बनते हैं तो सबसे पहला काम है कि पहचानो कि इनमें कौन कौन से एम्फोटेरिक हैं। तो जरा देख लीजिए कि कौन कौन से एम्फोटेरिक होंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि भैया एल्युमिनियम है, इसमें एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा, साथ साथ गैलियम भी है। यानी कि ये दो ऑक्साइड है हमारे पास जो कैसा नेचर रखेंगे सरकार? जो एम्फोटेरिक होंगे। अगर ये एम्फोटेरिक हैं तो एम्फोटेरिक के नीचे वाले क्या हो जाते हैं? बेसिक।
क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है, यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो ये कैसे हो जाएंगे, बेसिक, और एम्फोटेरिक के ऊपर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इतना आसान है जो आपको लोग कंफ्यूज करते हैं और परेशान हो जाते हो आप। देखो इसी तरह से जब हम ग्रुप 14 की बात करेंगे तो ग्रुप 14 दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक तो MO, एक MO2। MO जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, और SiO सिलिकॉन का, KCuG जर्मेनियम का, और टिन का और लेड का। दूसरा ऑक्साइड ये ऐसा बनाता है, यानी CO2, SiO2 और GeO2 और SnO2 और PbO2। ध्यान रखना बेटा कि ये बात जो मैं बोलने चल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड आज तक दुनिया में पाया नहीं गया है, हाईली अनस्टेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट, बनता ही नहीं है। अब इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना है आपको। क्यों नहीं बनता है, तो सारी बातों का जवाब जिस दिन केमिस्ट्री देने में सक्षम हो जाएगी उस दिन केमिस्ट्री भगवान हो जाएगी। साइंस कभी भी सारी बातों का जवाब नहीं दे सकता है। साइंस का उद्देश्य है मैक्सिमम बातों का जवाब देना। तो नेचर में ये बनता ही नहीं है। अगर आप पूछोगे क्यों नहीं बनता, तो मैं आपको बेवकूफ बना दूंगा एक जवाब देकर के, इट इज हाईली अनस्टेबल, और कुछ तो रीजन मेरे पास नहीं है और केमिस्ट्री के भी पास नहीं है। तो आपको सिंपली मेमोराइज करके रखना है कि सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड है वो नेचर में पाया ही नहीं जाता है। अब यहां आप जरा देखो ध्यान से, आपको पता करना है कि इसमें कौन एसिडिक, कौन बेसिक और कौन एम्फोटेरिक। तो देखो टिन और लेड ये दोनों हैं, तो टिन और लेड के जो ऑक्साइड होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, जो मेरी जानकारी को कहती है कि वो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। और वो एम्फोटेरिक हो जाएंगे तो उनके ऊपर के जो भी हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, जो भी हैं उपस्थित जो भी हैं। अब यहां से एक बात और भी बहुत जानकारी की निकलती है कि ग्रुप 14 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई भी बेसिक ऑक्साइड नहीं पाया जाता है। देख लो ऊपर वाले एसिडिक हैं और नीचे वाले सब के सब क्या है बेटा, एम्फोटेरिक हैं। अब आगे हम चलेंगे और आगे चल के बात करेंगे हम ग्रुप 15 के बारे में, और ग्रुप 15 में बहुत सारी जानकारियां निकलेंगी। हम आपको वहां पे कई सारी चीजें सिखाएंगे वन बाय वन करके। ग्रुप 15 के ऑक्साइड की बात की जाए तो ग्रुप 15 में हमारे लाई करते हैं कौन, देख लीजिए, नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ लाई करता है। अब इनके तो ऑक्साइड हमको इजिली देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड हमें देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन बनाता है किस तरह के ऑक्साइड से, आप देख लीजिए। नाइट्रोजन बनाता है कई तरह के ऑक्साइड, देखिए सबसे पहले तो मैं यही बना देता हूं, N2O भी बनाता, NO भी बनाता, N2O3 भी बनाता, N2O4 भी बनाता और N2O5 भी बनाता है। अब सरकार इसको हम एक एक करके बताते हैं। फास्फोरस हमारा P4O10 भी बनाता है और P4O10 के साथ साथ P4O6 का टाइप का भी ऑक्साइड बनाता है। अब साहब हमारे एक एक करके चीजों को देखेंगे और अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि यानी कि हमारे पास, मैं आपको अगर डिटेल नॉलेज की बात हो तो ये P2O5 भी बनाता है, देख लो उसका डायमर ही है ये, यानी कि ये P2O5। अब इस तरह के ऑक्साइड ये भी देते हैं लेकिन जनरली नहीं पाए, मतलब आसानी से नहीं मिलते हैं। AS2O3, Sb2O3 और बिस्मथ का Bi2O3। और एक आपने इसका देखा कि P4O10, तो P4O10 वाला AS4O10 देता है, Sb4O10 बनता है लेकिन बिस्मथ का 4O10 नहीं बनता है। अब मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है ये बता देता हूं, एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो ये जो N2O है इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं लॉफिंग गैस। अगर आप एक बार इसको सुन लेंगे तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अब देखो बेटा, इतनी बातें जानने के बाद मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पहचानना है आपको इसमें किसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को आपको पहचानना है। तो जो भी ऑक्साइड आर्सेनिक के होंगे वो देख लीजिए एम्फोटेरिक होंगे, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करेगा तो आप सबसे पहले किसकी तरफ जोर भरोगे,
आर्सेनिक की तरफ जोर पड़ोगे, क्योंकि द ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक आर ओनली एम्फोटेरिक नॉट द अदर ऑक्साइड्स। अब श्रीमान आपसे एक बात पूछेगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछेगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ साथ कलर पूछेगा। तो किसका क्या कलर होता है ये तो याद करने का विषय है, लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर और कलर ये मैं आपको सिखा सकता हूं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन सम रूल बताया था पीछे के लेक्चर में, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूं। इलेक्ट्रॉन सम रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल ऐड करने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इवन या ऑड आ सकती है, इसके अलावा कुछ लाओगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर इवन आती है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, एक्सेप्ट ऑफ 10 and 16, यानी 10 and 16 में इवन आने के बाद भी वो क्या हो जाएगा, पैरा। बाकी अगर ऑड आएगा तो ऑड आने पे हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये बात इतनी सिंपल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत मेहनत करके निकाली गई बातें हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से झेल चुके हो। अगर पढ़े हो तो 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई जाती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पूरा लंबा चौड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही ये बात जान पाते हो कि कोई किसी भी स्पीसीज का मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है, वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। इसके लिए वो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ये करने का समय हमारे पास एग्जाम में नहीं रहेगा। हाँ, थियरी मालूम होना चाहिए, बट अगर हमारे पास कोई बेहतरीन सा ट्रिक और तरीका है तो उसको भी सीखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि नीट और जेईई में क्वेश्चन करने से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को कम समय में करना। क्वेश्चन कर हर कोई लेता है, लेकिन कम समय में नहीं कर पाता, इस वजह से सिलेक्शन से दूर रह जाता बेटा। तो कम समय में करने के लिए आपको इन बातों की जरूरत लगेगी। अब जरा आप देख लीजिए, मैं तो बता दूंगा। N2O कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा काउंट करो। 7 2 जा 14 और 8 22 इवन है। इवन है तो कैसा हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक। इधर आ जाइए, NO 8 और 7 15 15 ऑड है, कैसा हो जाएगा, ऑड पे कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से किसी को भी चेक करना हो तो आप इलेक्ट्रॉन सम रूल लगा करके डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक चेक कर सकते हैं। एनी स्पीसीज इफ belongs to paramagnetic category, then it is certain that it has unpaired electron, and if any species has unpaired electron, then certainly it will show color। ये मैंने आपको कलर इन केमिस्ट्री में एक घंटे का लेक्चर है, उसमें अच्छे से समझा रखा है कि कलर की क्या क्या बातें और क्या क्या रीजन है। तो यहाँ आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कुछ मत करना, खाली इलेक्ट्रॉन सम रूल लगा करके पता लगा लेना, जो भी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी उन सबके पास क्या होगा, कलर होगा। अब ग्रुप 15 की बात खत्म हो गई। ग्रुप 15 की बात खत्म होने पे आगे बात शुरू हो जाएगी हमारी ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 में काफी कुछ जानने का है। अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं तो ग्रुप 16 में तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करा सकते, तो सल्फर या नहीं तो ओजोन बना भी देगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। OS सल्फर, OS OS SETEPO, पीओ के सामने कैंसिल कर देता हूं क्योंकि ये भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और काफी खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। सुनंदा पुष्कर के बारे में अगर आप जानते हो तो उनकी हत्या इसी से की गई थी, पोलोनियम से ही। अगर ये बेटा SO भी देता, SO2 भी देता और SO3 भी देता, ये मोनो नहीं देता, ये SeO2 और SeO3 देता, ये भी TeO2 और TeO3 देता, बट ये मोनो नहीं बनाता। मोनो सल्फर की अपनी प्रॉपर्टी है। सरकार ये तो बातें हो गई। अब इनमें पूछ लेगा कि कौन एम्फोटेरिक है, पहचानो। एम्फोटेरिक जरा देख लीजिए, इनमें से कोई भी नहीं है। अब इनको एम्फोटेरिक नहीं तो डाउन द ग्रुप जाने पे हम सिंपली बोल देंगे कि भैया इनका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब रही बात जानकारी की तो मैं बता देता हूं, एक हेप्टा ऑक्साइड होता है और हेप्टा ऑक्साइड होता है S2O7। ये सिर्फ और सिर्फ सल्फर के द्वारा बनाया जाता है। ग्रुप 16 में ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि ग्रुप 16 का कौन सा एलिमेंट है जो हेप्टा ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर सल्फर इज दैट एलिमेंट व्हिच फॉर्म हेप्टा ऑक्साइड इन ग्रुप 16। फर्दर अगर हम बात करेंगे ग्रुप 17 के बारे में तो ग्रुप 17 काफी इंटरेस्टिंग है और मैं कई सारी बातें आपको यहाँ पे सिखा भी दूंगा ग्रुप 17 का। जैसे कि ग्रुप 17 में अकेला केवल फ्लोरीन है जिसका ऑक्साइड स्टेबल होता है, बाकी सबका ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता है। यानी ग्रुप 17 में केवल फ्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके F2O2 बनाना प्रेफर करता है,
बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बजाय ऑक्साइड के, ऑक्साइड में इंटरेस्ट नहीं रखते, ऑक्सो एसिड में इंटरेस्ट रखते हैं। ये क्या बनाते हैं? ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो बच्चा मुझसे सवाल करेगा, बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर ऑक्सो एसिड क्या होता है? तो जरा आप देखें और मैं बता देता हूं। वो सारे एसिड जिसमें ऑक्सीजन होगा वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सो एसिड कहलाएंगे। अब हेलोजन X एंड सपोज X इज Cl, Br और I कितनी तरह, एक तो बनाता है HXO4, एक बनाता है HXO3, एक बनाता है HXO2 और एक बनाता है HXO। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात कर दूं तो X is halogen and there are 7 electrons are present in the outermost shell of halogen. कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OH कर सकता हूं। यहां पे जरा देख लीजिए HOX, दो कोऑर्डिनेट कर दूंगा तो इसके पास एक लोन पेयर बचा रह जाएगा। यहां पे XOOH, दो लोन पेयर बचा रह जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट हमेशा पूरा है। H और यहाँ पे क्या हो जाएगा? O और यहाँ पे X हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये होता है इन सबका स्ट्रक्चर। सरकार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हाईएस्ट है एंड दैट इज नथिंग बट +7। यहाँ पर जब देखोगे तो 2 2 4 और 1 5, दैट इज नथिंग बट +5। यहाँ पे देखोगे तो दैट इज नथिंग बट +3 और यहाँ पे जब देखोगे आप तो इट इज नथिंग बट +1। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां पे हम पर और इक लगाते हैं। पर लगता है प्रीफिक्स के रूप में और इक लगता है सफिक्स के रूप में, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? पर हैलिक। देखो इक लग गया, पर हैलिक एसिड। फिर से बोल देता हूं, इसको प्लस करके थोड़ा डिफरेंट कर देता। सफिक्स जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन होगा तो पर होगा सफिक्स और इक होगा प्रीफिक्स, सॉरी पर होगा प्रीफिक्स और इक होगा सफिक्स। पर होगा प्रीफिक्स और इक होगा सफिक्स। तो पर यहां बीच में लिख दो है HAL, पर हैलिक एसिड। अगर सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो सिंपली एक सफिक्स लगेगा इक एसिड। इक एसिड का मतलब हेलोजन है तो हैलिक एसिड। क्लोरीन हुआ तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमिक एसिड। इसी तरह से यहां लगेगा अस, यानी कि है लस एसिड। और जब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो उस स्थिति में हम लिखते हैं हाइपो प्रीफिक्स होगा और अस सफिक्स होगा, यानी हाइपो हाइलस एसिड। ये है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बात। यहां पे कभी कभी एसिडिक ऑर्डर भी पूछता है, तो जरा देख लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि ये X ध्यान रखना कि X कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इस बात को मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज, वो इस ऑक्सीजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पे उतना ज्यादा दम लगाएगा और ये ऑक्सीजन से जितना ज्यादा खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी उतना ताकत से खींच देगा और फट से एचायन रिमूव हो जाएगा, और जिसमें से अच्छे से एचायन रिमूव हो जाएगा। एचायन को देना ही तो एसिडिक कैरेक्टर कहलाता है बेटा। अब बात करेंगे हम आगे ग्रुप 18 की। तो तुम ग्रुप 18 में जानते हो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल ग्रुप 18 में क्रोमियम है और ज़ीनॉन है जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है और सामान्य टेम्परेचर पे तो नहीं रिएक्ट करता। क्रिप्टॉन तो ऑक्सीजन से भी नहीं करता, सिर्फ फ्लोरीन से करता है। ज़ीनॉन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूं तो ग्रुप 18 में सिर्फ ज़ीनॉन ऐसा एलिमेंट है जो 3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है, 2-3 टाइप का ऑक्साइड बनाता है, XeO2 F2, यानी ऑक्साइड भी बनाता है और ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है और फ्लोराइड भी बनाता है। यानी कि मैं कंक्लूड करूं तो कैसे कर दूं बेटा, ऐसे कर दूंगा कंक्लूड कि इन ग्रुप 18 ओनली ज़ीनॉन इज द एलिमेंट व्हिच फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट लेक्चर में मैंने आपको कुछ दे पाया होगा और आप मुझसे कुछ सीख पाए होंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।